Okay, people, we have covered a good chunk of organic chemistry. ठीक है, अभी आज अपन थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे और उन क्वेश्चंस में जितना भी हमने पढ़ा है अभी तक उसी पे क्वेश्चंस होंगे. ठीक है, वी विल जस्ट कवर दोज क्वेश्चंस ओनली एंड वी विल ट्राई टू सी हाउ मच इज आवर ग्रिप ऑन द सब्जेक्ट. ओके, कहाँ गया भाई साहब. ओहो, वेरी गुड. MCQ क्वेश्चन. Which of the following statements are correct for carbon compounds? Which of the following statements are correct for carbon compounds? Most carbon compounds are good conductors of electricity. ठीक है, most carbon compounds are poor conductors of electricity. Force of attraction between molecules of carbon compounds is not very strong. Force of attraction between molecules of carbon compounds is very strong. ठीक है, चलिए एक एक करके लेते हैं. Most carbon compounds are good conductors of electricity. True, false? False. Exception? ये ग्राफाइट. ठीक है, चलिए तो ये भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी फॉल्स, है ना, ये फॉल्स हो गया आपका. मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. करेक्ट, करेक्ट है भाई साहब, ये करेक्ट है. ओके. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग. क्यों करेक्ट? देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. हाँ, और इसमें क्या कार्बन कंपाउंड आयनिक बॉन्ड बनाएगा? नहीं बनाएगा, सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा. ठीक है, तो कार्बन के बीच में सिर्फ और सिर्फ कोवैलेंट बॉन्डिंग होगी, चाहे वो सिंगल की हो, चाहे डबल की हो, चाहे ट्रिपल की हो. तो कार्बन विल ऑलवेज फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड्स आर वीकर देन आयनिक बॉन्ड्स. ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग बिकॉज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स. क्लियर है भाई साहब, कोवैलेंट बॉन्ड्स. ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग. ठीक है, इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग इज ट्रू ना भाई साहब, तो ये तो सही होगा ना भाई. ठीक है, इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग इज ट्रू. ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग, दिस इज फॉल्स. तो आपके करेक्ट कौन कौन से हो गए? 2 and 3. 2 and 3. ठीक है, क्लियर. ओके ओके ओके. C3H8 बिलोंग्स टू द होमोलोगस सीरीज ऑफ साई. कितना हो जाएगा बोलो, कौन सा होगा ये? C3H8. फटाफट भाई साहब, जल्दी जल्दी. एल्केन क्यों? एल्केन क्यों बोलना पड़ेगा ना चाचा, एल्केन क्यों? ऐसे ही देखो, एल्केन का क्या है? CnH2n+2. एल्कीन का क्या है? CnH2n. एल्काइन का क्या है? CnH2n-2. C3H8 है, देखो C3H8. अगर हम यहाँ पे देखें C3, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 × 3 + 2. तो क्या हो गया ये? C3H8 बनता है कि नहीं? बोलो, बन रहा है ये. सो इट इज कंफर्मिंग फॉर भाई साहब एल्केन्स. सो दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. आ क्लियर? ओके, बहुत बढ़िया. IUPAC नेम शर्मा जी, चलिए फटाफट बताइए शर्मा जी. द IUPAC नेम ऑफ CH3, CH3, CH2, CH3. इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? ऑप्शंस मत देखो, पहले तुम बना लो ना भाई साहब. अच्छा चलिए, पहली बात क्या करेंगे? लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे. लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 नहीं 1 2 3 4. ठीक है, 1 2 3 4 दोनों चेन्स. तो आप स्ट्रेट चेन ही प्रेफर करेंगे सबसे ज्यादा. ठीक है, तो आपका 4 कार्बन एटम का लॉन्गेस्ट चेन हो रहा है. रूट वर्ड बोलो भाई साहब, क्या हो जाएगा? फटाक से बोलना है, आज ही बोलना है. ब्यूट. ठीक है, ब्यूट. अभी क्या यहाँ पे कहीं पे भी आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है? सबके सब सिंगल बॉन्ड है. चलिए भाई साहब, एन तो बनता है. ठीक है, ब्यूटेन तो बनता है. ओके, और कोई फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है यहाँ पे? नहीं दिख रहा, राइट. ओके, तो ब्यूटेन. अभी हम कहां से नंबरिंग चालू करेंगे? बोलो, कहां से नंबरिंग चालू करेंगे? इस साइड से कि इस साइड से? इस साइड से. क्यों? लोवेस्ट लोकेंट रूल, मतलब ये जो कार्बन है इसको 2 मिलेगा. 2 में 2 मिथाइल ग्रुप है ना भाई साहब. ठीक है, चलिए तो भाई साहब हम यहाँ पे 1 2 3 4. क्लियर मिश्रा जी. चलिए आगे बताइए भाई साहब, क्या नाम हो जाएगा इसका? ब्यूटेन तो हो गया इसके 4 कार्बन एटम का. अभी भी आपने भाई साहब इन दोनों को इंक्लूड नहीं किया है नाम में. ठीक है, तो इसको कैसे इंक्लूड करेंगे? बोलो, बोला जल्दी से बोला. हाँ, सिर्फ मिथाइल है क्या? 1 मिथाइल है कि 2 मिथाइल है? तो कैसे करेंगे? 2 मिथाइल है ना? 2 मतलब हाँ, बोलिए. नहीं
मिश्रा जी, अरे बोलो तो सही, चलो वहां तक तो पहुंचे। 2 एक मिथाइल के लिए, दूसरा मिथाइल भी किस में अटैच्ड है? 2 पे अटैच्ड है। एक मिथाइल सेकंड कार्बन पे, दूसरा मिथाइल भी सेकंड कार्बन पे, तो 2 2 क्या सिर्फ मिथाइल लिखेंगे हम? 2 मिथाइल है मतलब डाई मिथाइल, ठीक है। 2 मिथाइल है मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब आपका? डाई मिथाइल, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। प्रॉपर आईयूपैक नेम है भाई साहब, ये IUPAC आईयूपैक नेम। क्लियर? क्लियर है? 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? क्लियर है भाई साहब, बहुत बढ़िया। Which of the following is the formula of butanoic acid? ब्यूटेनोइक एसिड क्या हो जाएगी भाई साहब? एसिड ग्रुप क्या होता है? कौन सा ग्रुप होता है? COOH। बिल्कुल भी तुम लोग नहीं पढ़ रहे हो भाई साहब। COOH ये आपका एसिड ग्रुप ना, C डबल बॉन्ड O और ये हो गया OH। क्लियर? क्लियर 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 भाई साहब, ठीक है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला फॉर ब्यूटेनोइक एसिड? ब्यूटेनोइक एसिड बताओ क्या हो जाएगा? अरे भाई साहब एसिड का फॉर्मूला बताओ। CnH2n+1 COOH। मजे की बात ये है भाई साहब कि यहां पे आपका जो ये वाला C है वो भी काउंट होगा। मतलब टोटल आपके पास ब्यूटेनोइक एसिड में कितने C होने चाहिए? ब्यूट 4, उसमें से एक C यहां, तो कितने C यहां पे बचेंगे? 3। तो अगर ये भाई साहब C3 हो गया तो ये भाई साहब कितना हो जाएगा? 2 × 3 6 + 1 7 और ये हो गया COOH, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ब्यूटेनोइक एसिड। अब इस ब्यूटेनोइक एसिड को हम भाई साहब कैसे भी करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे बन रहा है 1 2 3 4 5 हो रहा है, ये नहीं होगा, 5 कार्बन हो गए, ठीक है। 1 2 3 4 5 5 कार्बन भाई साहब नहीं बनेगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 5 कार्बन नहीं बनेगा। आपके कार्बन टोटल इंक्लूडिंग COOH ग्रुप शुड बी 4, ठीक है। यहां पे आते हैं, देखो 1 2 3 4 बन रहा है, दिस इज द ब्यूटेनोइक एसिड, दिस इज ब्यूटेनोइक। हाँ यहां पे एक H3 होगा, यहां पे एक H3 होगा, ठीक है। क्लियर है? दिस विल बी CH3, ये हो गया आपका CH3 CH2 CH2 COOH। ये कंडेंस फॉर्मूला है बेसिकली, ठीक है। मतलब देखो हम पहले स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करते हैं और स्ट्रक्चर को कंडेंस करके हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे समझो अगर मैं CH3 लिख रहा हूं यहां पे, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा CH3, ठीक है, CH3, ये हो गया C, ये H और ये H, ये हो गया C, ये H और ये H, C डबल बॉन्ड O और ये हो गया भाई साहब आपका OH। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? तो CH3 CH2 CH2 COH। क्लियर है भाई साहब? क्लियर है? ओके। अभी इसको हम कंडेंस करके कैसे लिखते हैं? कंडेंस करके मतलब इतना फैला के ना लिख कर, ये हो जाएगा भाई साहब CH3, इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं? CH3, इसके साथ CH2, ठीक है, फिर CH2, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका COOH, ठीक है। इसमें हम बॉन्ड्स को नहीं दिखा रहे हैं, सिर्फ कौन सा एटम किस एटम के साथ जुड़ा हुआ है उसी को दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब में भाई साहब 5 कार्बन एटम है, इसीलिए वो रिजेक्ट हो रहे हैं। तो ध्यान आपको ये रखना है कि भाई साहब जो भी आपका फंक्शनल ग्रुप होगा उसका कार्बन भी आप काउंट करेंगे आईयूपैक नेमिंग में। अंडरस्टैंड दिस, वेदर इट इज एल्डिहाइडिक ग्रुप, वेदर इट इज अल्कोहल ग्रुप और वेदर इट इज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ठीक है। ऑब्वियसली अल्कोहल ग्रुप में तो सिर्फ OH रहेगा, लेकिन एल्डिहाइड में आपका CHO होता है, ठीक है। कीटोन में आपका C डबल बॉन्ड O होता है, और इसमें क्या होता है भाई साहब आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में COH होता है। तो कीटोन देख लो भाई साहब, कीटोन में इस कार्बन को आप भाई साहब काउंट करोगे, ठीक है, कीटोन में आईयूपैक नेमिंग में, आईयूपैक नेमिंग में, ठीक है। अगर आपका COOH है, इस कार्बन को भी आप आईयूपैक नेमिंग में प्रॉपर नेम में काउंटिंग करेंगे, ठीक है। और बोलो भाई साहब क्या हो जाएगा? CHO। अगर ऐसा है एल्डिहाइड ग्रुप, इस कार्बन को भी आप भाई साहब काउंट करेंगे। क्लियर है? ठीक है। तो ब्यूटेनोइक एसिड है मतलब 4 कार्बन एटम टोटल होने चाहिए इंक्लूडिंग द COOH ग्रुप। तो 4 कार्बन एटम हो गए आपके, कौन से इसमें? इसमें। बाकी सब में आपको क्या मिला था? 5 कार्बन एटम, एंड हेंस ऑल ऑफ देम आर डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द करेक्ट आंसर। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये? क्लियर है? क्लियर है, बहुत बढ़िया।
चलो भाई साहब आइसोमर बनाना है, आइसोमर। ओके, द नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ पेंटेन, पेंटेन क्या हो जाएगा बोलो? पेंटेन इज C5H 2 5 10 + 2 है ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये C5H12, ठीक है। पेंटेन है भाई साहब, पेंटेन। ओके, एकम, दोम, तीयम, चारम, पांचम, ठीक है। एक तो भाई साहब आपका सीधा स्ट्रक्चर बन गया भाई साहब, सीधा स्ट्रक्चर बन गया एक, ठीक है। ये हो गया आपका एक सीधा स्ट्रक्चर पेंटेन का। अभी हमको इसका क्या बनाना है? आइसोमर। आइसोमर क्या होता है भाई साहब? आइसोमर क्या होता है? बिल्कुल भी पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही है, हम कर चुके हैं इसको। आइसोमर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट आ डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, बट आ डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, दिस इज बेसिकली नोन एज एन आइसोमर। तो पहला आपका ये हो गया, ठीक है। दिस इज बेसिकली व्हाट? ब्यूटेन, सिंपल ब्यूटेन हो गया भाई साहब, ये सिंपल ब्यूटेन। इसका आइसोमर क्या बन सकता है? सॉरी, पेंटेन, ठीक है। दिस इज बेसिकली पेंटेन, ठीक है। इसका आइसोमर बनाना है आपको। आइसोमर मतलब आपको क्या करना है? एक कार्बन की खिचड़ी थोड़ी सी, ये स्ट्रेट चेन है, ब्रांच चेन बनाना है आपको, ठीक है। चलिए बनाते हैं हम इसका आइसोमरा, आइसोमरा। चलो भाई साहब यहाँ पे हो गया C 1 2 3 4 5, टोटल 5 C को यूज करना है। यहाँ पे एक C डाल दो, ठीक है। सब में भाई साहब जोड़ दो टेट्रावैलेंसी, 4 होने चाहिए आजू बाजू, ठीक है। 4 होने चाहिए भाई साहब आजू बाजू, आजू बाजू। क्या नाम हो जाएगा इसका बोलो फटाफट, फटाक से। 1 2 3 4, ठीक है। क्या हो गया भाई साहब? 2 मिथाइल ब्यूटेन, है ना भाई साहब। 4 कार्बन एटम है, 2 मिथाइल ब्यूटेन। ओके, दूसरा क्या बना सकते हैं बोलो? अगर मैंने इसको इधर रखा, इसको उठा के इसमें रख दिया तो क्या होगा? उसका नाम क्या पड़ेगा? वही सेम नाम पड़ जाएगा, ठीक है। तब आप 1 2 करेंगे, वो भी 2 मिथाइल ब्यूटेन होगा, तो वो तो आइसोमर होगा नहीं। और कोई दूसरा आइसोमर बन सकता है? बोला हो, बोला जल्दी से बोला, फटाक से। एक ही और आइसोमर बनेगा, एक ही और आइसोमर बनेगा। चलिए देख लेते हैं इसको, ठीक है। भाई साहब C को अपने मिडिल में रख दिया, एकम, दोम, तीयम, चारम, ठीक है। ये बन गया आपका, ठीक है। क्लियर है? तो इधर 3H जोड़ दो भाई साहब, 3H, ठीक है। क्लियर है? नामकरण कर लें इसका, 1 2 3, ठीक है। तो क्या क्या हो जाएगा? नाम बताओ फटाफट फटाफट। 1 2 3, इस सेकंड पोजीशन पे क्या अटैच्ड है? 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड है, तो क्या हो जाएगा इसका नाम? 2 डाई मिथाइल, फिर प्रोपेन, ठीक है। प्रोपेन, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। क्लियर है? क्लियर, ओके। क्या और कोई आइसोमर पॉसिबल है? नहीं। अभी आप देखो, ये एक MCQ का सवाल है जिसमें आप इतना ज़्यादा टाइम नहीं इन्वेस्ट कर सकते कि भाई साहब सारे स्ट्रक्चर्स को बनाकर फिर चेक करेंगे, है ना। इतना ज़्यादा टाइम इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आधे सेकंड में आपको भाई साहब, मतलब आधे मिनट में आपको ये सवाल सॉल्व करना रहेगा। तो आप इस तरीके के सवाल को कैसे करेंगे? आपने पहले देख लिया भाई साहब, पेंटेन होगा क्या? पेंटेन होगा एक ऐसा कंपाउंड जो 5 कार्बन एटम से बना हुआ है। तो ये हो गया इसका एक आइसोमर। दूसरे आइसोमर से हम कैसे खेलेंगे भाई साहब? हम क्या करेंगे? एक C को डाल देंगे भाई साहब इधर, ठीक है। तो अभी ये 4, इतना सब कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे एक C डाल दो। ये क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। अगर मैंने अभी आप देखो, इस C को उठाकर मैं अगर इधर डालता हूँ, ठीक है, तो भी क्या होगा? 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो उसको तो लिखना नहीं है हमको, ठीक है। तो इसका मतलब इन दोनों पोजीशंस को एक ही पोजीशन में हम काउंट कर लेंगे, 2 मिथाइल, ठीक है। फिर आपके पास क्या बचता है? आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है भाई साहब, ये C और ये C चारों तरफ, बस यही ऑप्शन बचता है। तो टोटल ले देकर आपके कितने हो गए? 3। इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाने जाएंगे, सबका नामकरण करने जाएंगे तो मुश्किल है। आपका MCQ का सवाल है, तो MCQ के सवाल को जल्दी निपटाना है, तो आपको फटाफट ऐसे स्ट्रैटेजाइज करना पड़ेगा कि भाई 5 कार्बन एटम है, तो कैसे हम C के साथ खेल सकते हैं, मिथाइल ग्रुप के साथ। एक बार इधर लगाया, एक बार इधर लगाया, और एक बार आपको इस C को बीच में रखा और चारों साइड से ऐसे घेर लिया, ठीक है। सो आपके कितने यहाँ पे आइसोमर बन जाएंगे भाई साहब? बोलो ना भाई साहब, बोलो 3, ठीक है। 3 आइसोमर्स आर पॉसिबल। क्लियर क्लियर क्लियर। आइसोमर्स आर अगेन व्हाट? compounds having same molecular formula but different structural formula are known as isomers. clear clear clear। बहुत बढ़िया भाई साहब।
अरे एमसीक्यू खत्म हो गया, अच्छा जी। चलिए वेरी शॉर्ट आंसर्स में देखते हैं। व्हाट आर द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है? कार्बन ही सिर्फ, कार्बन एंड हाइड्रोजन बोथ, ठीक है, कार्बन एंड हाइड्रोजन बोथ। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन इन इट्स कंपाउंड्स? 4, और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? टेट्रा वैलेंसी भाई साहब, टेट्रा वैलेंसी, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में अगर हमको आंसर देखना है भाई साहब, कार्बन एंड हाइड्रोजन आर द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाउएवर कार्बन टेट्राक्लोराइड इज एन एक्सेप्शन, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड में एक्चुअली देखो हुआ क्या है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड भी एकाएक नहीं बन गया है, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है? CCl4 है, ठीक है। ये जो CCl4 है ये फटाक से नहीं बन गया है, ये भी किसी, तो हम देख रहे हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन जहां पे भी हो रहा है उसको हम हाइड्रोकार्बन बोलेंगे या उसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड को हम क्यों बोल रहे हैं विदाउट H बीइंग प्रेजेंट इन इट? इज बिकॉज हमारा देखो यहाँ पे CH4 है, ठीक है, CH4 है। अभी इसमें जब क्लोरीन ऐड होता है तो ये क्या बनता है भाई साहब? एक H जाएगा और यहाँ पे Cl ऐड हुआ, फिर दूसरा क्लोरीन ऐड होगा तो एक और H जाएगा, यहाँ पे 2 Cl ऐड हो जाएंगे, फिर एक और H जाएगा, यहाँ पे 3 Cl ऐड हो जाएंगे, फिर फाइनली CCl4 बन जाएगा। ये आप एडिशन रिएक्शन में देखेंगे जो हमने अभी तक पढ़ा नहीं है। तो ये जो CCl4 बना है इसमें भले ही हाइड्रोजन ना हो लेकिन ये आ रहा है एक कार्बन या हाइड्रोकार्बन से ही, ठीक है, विच इज बेसिकली व्हाट? एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको एक्सेप्शन के हिसाब से इसको इंक्लूड करते हैं। क्या कार्बन डाइऑक्साइड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है? नो, कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या H2CO3 एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है विच इज बेसिकली कार्बोनिक एसिड? नो, ठीक है। इसमें C और H होने के बावजूद भी इट्स नॉट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर एंड बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? ओके, बहुत बढ़िया भाई साहब। चलो भाई साहब फटाफट ये सारे सवाल निपटाने हैं। वाई आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट इन लार्ज नंबर्स? क्यों 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 भाई साहब लार्ज नंबर्स में प्रेजेंट क्यों होते हैं? हाँ, टेट्रावैलेंसी के वजह से। टेट्रावैलेंसी देखो, एक कार्बन के आजू बाजू 4 एटम्स हो गए, खत्म, कंप्लीट, तो वो आगे क्यों बढ़ेगा? तो टेट्रावैलेंसी के साथ क्या होगी भाई साहब? आपकी 2 चीजें हैं यहां पे। सिर्फ टेट्रावैलेंसी से बात नहीं बनेगी, ठीक है। टेट्रावैलेंसी प्लस प्लस कैटेनेशन। कैटेनेशन क्या होती है भाई साहब? प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग, मतलब सेल्फ के साथ लिंकेज करते हुए भाई साहब कंपाउंड बनता रहेगा ऑफ कार्बन। प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, एक बहुत बड़ा चेन बनता रहेगा, ठीक है। So why are organic compounds so large in number? Obviously first reason is tetravalency and the other reason is due to property of self linking or catenation, ठीक है, क्लियर है? ओके, what is common in the members of a family? आपने कल होमोलोगस सीरीज पढ़ा, ठीक है। what is common in the members of this family? हाँ नहीं, CH2 से वो बढ़ रहा है, CH2 से वो बढ़ रहा है, लेकिन फॉर्मूला एक हो जाएगा, है ना भाई। अगर मैं बोलूं एल्केन्स का फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2, है ना। एल्कीन्स का फॉर्मूला क्या है? CnH2n, ठीक है। एल्काइंस का फॉर्मूला क्या है? CnH2n-2। ये सारे भाई साहब एक मेंबर ही तो हैं। अल्कोहल का क्या हो जाएगा? CnH2n+1OH, ठीक है, CnH2n+1 CHO, ये हो गया एल्डिहाइड का, ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस तरह से आपके सारे मेंबर्स को हम एक जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑल मेंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ जनरल फॉर्मूला, ठीक है, क्लियर है? ओके, अ फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट हैज द फंक्शनल ग्रुप AL, व्हाट इज इट्स नेम? एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड। और इसका क्या होता है? CHO ग्रुप होता है, ठीक है। तो जैसे आपका CH3CHO हो गया, साहिल इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? फटाफट बताओ। तुम्हारे चेहरे पे इतनी बेबसी कहां रहती है भाई साहब? CH3CHO, इथेनल, इथे, शाबाश शाबाश। अरे इतना इंटेलिजेंट स्टूडेंट है ना भाई साहब,
ठीक है, इज इट करेक्ट? यस, इथेनॉल, ठीक है, दिस विल बी इथेनॉल, आप इस कार्बन को भी काउंट करेंगे। सो यस, आपका ये देखो यहाँ पे देखो Al ग्रुप आ गया। व्हाट इज इट्स नेम? अ फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज फंक्शनल ग्रुप Al is basically aldehyde, aldehyde, ठीक है, ओके। आउट ऑफ कीटोनिक एंड एल्डिहाइडिक ग्रुप्स, मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया, ये कॉन्सेप्ट आपको समझाया है। आउट ऑफ कीटोनिक एंड एल्डिहाइडिक ग्रुप्स विच इज द टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप? हाँ, एसिड? नहीं, क्वेश्चन समझो, एसिड का तो बात ही नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे। आउट ऑफ कीटोनिक एंड एल्डिहाइडिक ग्रुप्स विच इज द टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप? हाय 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 हाय, अरे भाई साहब, कीटोनिक ग्रुप क्या होता है? पूरी मेहनत पे पानी फेर दिए हो रे। ये हो गया आपका कीटोनिक ग्रुप, दिस इज बेसिकली कीटोनिक ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे आर एल्काइल हो गया, या आर डैश हो सकता है, दो डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स हों, ठीक है। अगर यहाँ पे ये आर रिप्लेस हो जाता है एच से, अगर यहाँ पे भाई साहब आर रिप्लेस हो जाता है एच से, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप भाई साहब, एल्डिहाइडिक ग्रुप, दिस इज एल्डिहाइड, ठीक है, दिस इज बेसिकली योर कीटोन। तो भाई साहब ये जो CHO है ये हमेशा चेन के लास्ट में होगा, एल्डिहाइडिक ग्रुप विल ऑलवेज बी एट द लास्ट, ठीक है। कीटोनिक ग्रुप कहीं बीच में होगा, है ना भाई साहब, कीटोनिक ग्रुप कहीं बीच में होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिखा C2H5, यहाँ पे C2H5 C डबल बॉन्ड हो, तो इसका अगर हम रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? C2H5 C2H5 और ये हो गया भाई साहब डबल बॉन्ड हो। क्लियर है? क्लियर है? ये हो गया आपका कीटोनिक ग्रुप। मेरा फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे है? ये वाला। क्या ये कभी भी एंड में आ सकता है? नहीं आ सकता ना भाई साहब, इसको बीच में ही रहना पड़ेगा कहीं पे, ठीक है, इसको बीच में ही रहना पड़ेगा। लेकिन इसका देख लो, समझ लो हमने ऐसे लिखा CH3 CO और ये H, तो ये क्या लिखेंगे हम? CH3 CHO, ये वाला हमेशा एंड में आएगा भाई साहब, ठीक है। एल्डिहाइडिक ग्रुप विल ऑलवेज बी अ टर्मिनल कार्बन एटम, ठीक है, विच इज अ टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, सो इट विल बी बेसिकली एल्डिहाइड, इट विल बी एल्डिहाइड। क्लियर है? इसमें कंबस्शन का आ गया भाई साहब, ये वाला हम बाद में ले लेंगे क्वेश्चन। 8 वाला क्वेश्चन क्या है? फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन CnH2n। चलो 8th और 9th ले सकते हैं हम, 8th और 9th वाला क्वेश्चन ले सकते हैं, इतना हमने कवर किया है, ठीक है। द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन इज CnH2n, CnH2n। साहिल क्या हो जाएगा भाई साहब नाम इसका? नेम द फैमिली। एल्कीन ना भाई साहब, दिस विल बी एल्कीन, ठीक है, एल्कीन। नेम द फैमिली टू विच इट बिलोंग्स एंड प्रेडिक्ट इट्स नेचर। तो यहाँ पे भाई साहब आपका डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, डबल बॉन्ड होगा भाई साहब कार्बन कार्बन के बीच में। सो इट विल अंडरगो व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन? सब्स्टिट्यूशन या एडिशन? एडिशन रिएक्शन, ठीक है, इट विल अंडरगो एडिशन रिएक्शंस, ठीक है, ओके। अननोन कंपाउंड हैज द स्मेल ऑफ विनेगर, विनेगर का स्मेल आ रहा है किसी अननोन कंपाउंड से, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? CH3 COOH विच इज बेसिकली एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है। ये छोड़ दीजिए, अभी ये पे हम गए नहीं हैं। ओह वेरी गुड, वेरी गुड। राइट डाउन द स्ट्रक्चर्स ऑफ, कॉपी किताब निकालो अगर बेच नहीं दिया है अभी तक तो। चलो फटाफट, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड फटाफट करना है भाई साहब, अभी तक हो गया होता। इथेनोइक एसिड, हो गया डन। जल्दी 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 फटाफट।
हो गया, डन 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 डन। अरे इथेनोइक एसिड भाई साहब, इथेनोइक एसिड। पहले बताओ क्या होता है, CnH2n+1 COOH, ये होता है भाई साहब एसिड का जनरल फॉर्मूला, है कि नहीं? ठीक है, अभी आपको कितने इथेनोइक एसिड मतलब आपके कार्बन कितने होने चाहिए? 2 कार्बन, जिसमें एक तो भाई साहब यही होगा, तो इसका मतलब आप एक और कार्बन को अफोर्ड कर सकते हैं, तो मतलब आपकी n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा बोलो? C1 कभी मत लिखना, ठीक है, इट इज नॉट सपोज टू बी रिटन लाइक दिस। ठीक है, C यहाँ पे 2H3 CH3COOH। अभी भाई साहब इसको लिखना है आपका स्ट्रक्चर, ठीक है। RCOOH मतलब होता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका स्ट्रक्चर भाई साहब क्या होता है? डबल बॉन्ड और ये OH होता है, तो CH3COH है, तो C भाई साहब H और ये H, ये हो गया C डबल बॉन्ड और ये हो गया भाई साहब OH। आर वी क्लियर ऑन दिस वन ना पीपल? ठीक है, क्लियर, ओके। ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन भाई साहब, ब्यूटेनॉन। चलिए 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 फटाफट, ब्यूटेनॉन मतलब कौन सा ग्रुप हो गया? कीटोन का। कीटोन कैसा होता है भाई साहब? हाउ इज अ कीटोन? ये C डबल बॉन्ड O, ये होता है R और ये होता है R डैश। ठीक है, ब्यूटेनॉन मतलब टोटल कार्बन एटम आपके पास कितने होंगे? 4 टोटल कार्बन एटम होंगे आपके पास, 4, जिसमें तो भाई साहब एक यही हो जाएगा। ठीक है, एक यही हो जाएगा। तो चलिए भाई साहब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक तो आपको यहाँ पे बांटना पड़ेगा, CH3 C2H5 और ये C डबल बॉन्ड हो, क्या हो रहा है ये ब्यूटेनॉन, 2 3 4। ठीक है, या आप क्या कर सकते हैं, यही होगा भाई साहब, और तो कुछ होगा नहीं। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, C2H5। इसका स्ट्रक्चर अगर आपको बनाना है तो ये हो गया C दैट इज H C डबल बॉन्डा O C। ठीक है, यहाँ पे H और यहाँ पे भाई साहब H। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है भाई साहब, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हेक्सेनल भाई साहब, हेक्सेनल। चलिए फटाक से बनाना है। तुम्हारा टाइम मैंने रिड्यूस कर दिया है, वैसे भी 1 घंटा तो तुम लोग ब्रेक में घूमते हो ना। 5:30 6 बजे बुला था, तुम्हारा 1.5 घंटे में हो जाता, जितना करोगे उतना ही होता था। और क्या, 6 से 7:30 में भी वही होता था, 4:30 से 7:30 में भी वही होता था, है ना? हेक्सेनल, चलिए चलिए फटाफट, कौन सा ग्रुप है ये? हाँ, एल्डिहाइड। चलिए भाई साहब, एल्डिहाइड में भाई साहब कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? CHO, और इस C को हम गिनेंगे। ठीक है, हेक्सेनल मतलब कितने टोटल कार्बन एटम्स हो जाएंगे? 6 कार्बन एटम, मतलब 6 कार्बन एटम में एक इधर आ गया, कितने बचे आपके पास? 5। हेक्सेनल का या आपका एल्डिहाइड ग्रुप का क्या होता है भाई साहब? CnH2n+1 CHO, है ना? CnH2n+1 CHO। अगर 6 कार्बन एटम है, एक तो भाई साहब इधर आ गया, तो कितने बचे आपके पास? 5। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? 5। चलो भाई साहब पहले बना लेते हैं, C5H2 10 1 11 CHO। देखो टर्मिनल कार्बन एटम है, एल्डिहाइड है। ठीक है, चलिए इसका एकम, द्वियम, तीनम, चारम, 1 2 3 4, और ये हो गया आपका 5, और ये हो गया आपका CHO। ठीक है, यहाँ पे CH, ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका H, दिस इज H। ठीक है, इसको आपको तोड़ना पड़ेगा क्योंकि एक में है भाई साहब आपका C डबल बॉन्ड O, और ये हो गया आपका H। दिस विल बी द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर, ठीक है, हेक्सेनल। ठीक है, क्या इसमें कोई आइसोमर पॉसिबल है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। यहाँ पे एक को उठाकर आपने इधर डाल दिया, अगर 1 मीटर, इससे आप छेड़खानी नहीं कर सकते, ये टर्मिनल कार्बन एटम ही रहेगा, लेकिन एक को उठाकर इधर डाल दिया, एक को उठाकर इधर डाल दिया, पॉसिबल है। ठीक है, फिलहाल के लिए यहाँ पे तो हेक्सेनल था ये। ओके, ब्यूट, चलो भाई साहब, ब्यूट टू इन, फटाक से क्विक,
हो गया, डन 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 डन। ब्यूट टू इन, ब्यूट टू इन, ठीक है। तो चलिए पहले भाई साहब हम क्या बनाएंगे, कितने कार्बन एटम्स लेंगे, 4, ठीक है। एकम, द्वियम, त्रियम, चारम, ठीक है, ओके। अभी आपका उधर से ले लो या इधर से ले लो, सेकंड कार्बन एटम पे आपका डबल बॉन्ड है, तो 1R 2R 3R 4R, ठीक है। सेकंड कार्बन एटम में डबल बॉन्ड हो गया, H सजाना है आपको, ठीक है। इस पे भाई साहब लग जाएगा 1 2 3, तो इसके पास एक ही H आएगा, इसके पास भी भाई साहब एक ही H आएगा, ठीक है। इसके पास आ जाएंगे 3 H। दिस विल बी द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर ब्यूट टू ई। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है, ओके ओके ओके। चलो भाई साहब नामकरण करना है, नामकरण करना है। आई यू पैक नेम, फटाफट फटाफट, क्विक क्विक। हो गया, डन। पहले देखो कितने कार्बन आइटम है, 2, तो आपका रूट वर्ड क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड दिख रहा है कहीं, नहीं, इथेन आप लिखेंगे, इसका ई हटाएंगे, क्या लाएंगे यहाँ पे, NH2 ग्रुप है, दिस विल बी, बोल, माइन, ठीक है, इथेनामाइन। चलो भाई साहब इसका क्या हो जाएगा, बोलो, ब्रोमो इथेन, वेरी गुड, ठीक है। आपका भाई साहब इथेन तो होना ही होना है, ठीक है, इथेन तो होना ही होना है, और ये हो जाएगा ब्रोमो इथेन, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलो, HCH डबल बॉन्ड H, ये हो गया आपका H, इथेन, इथेन एल अल की ऑल, ये कौन सा ग्रुप है आपका, एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। कितने कार्बन एटम्स हैं, 2। पहले तो भाई साहब कार्बन एटम्स कितने हैं वो देख लो, ठीक है। तो ये आपका हो गया एथ, ठीक है। कहीं पे भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिख रहा है, नहीं, तो दिस विल बी ईथेन, ठीक है। ईथेन का भाई साहब उड़ा दो ई, ठीक है। अगर आप उड़ा देते हैं ई, और क्या करेंगे भाई साहब, ये कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप, तो एल्डिहाइड ग्रुप में सफिक्स लगता है एल, इथेनल, ठीक है। चलिए भाई साहब उसको करना है फटाफट। हो गया, क्या गया, कितने कार्बन एटम्स हैं, कितने कार्बन एटम्स हैं, 3, तो आपका रूट वर्ड क्या हो जाएगा, प्रोपेन, ठीक है। प्रोपेन मतलब सब में आपका सिंगल बॉन्ड है। अभी आप इस ई को उड़ाएंगे, इस ई को उड़ाएंगे और क्या डालेंगे भाई साहब, प्रोपेन, ONE, प्रोपेनॉन, दिस विल बी प्रोपेनॉन। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए फटाफट करना है इसको, फटाफट, क्विक क्विक क्विक। डन 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 हो गया। चलिए इसका नाम क्या हो जाएगा बताइए। पहले देखिए कितने कार्बन एटम्स हैं, 2 कार्बन एटम्स, तो रूट वर्ड आपका क्या हो जाएगा, कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं, तो ईथेन होना चाहिए।
इस ई को गायब करके क्या डालेंगे हम, इथेनॉल, ठीक है, दिस इज इथेनॉल। चलिए इसमें आते हैं, कितने कार्बन आइटम्स बताइए, 3। तो प्रोपेन तो होना ही चाहिए, प्रोपेन के ई को भगा देंगे हम, ठीक है। और क्या हो जाएगा बोलो यहाँ पे, ONE, क्योंकि आपका जो फंक्शनल ग्रुप है वो कीटोन का है, C डबल बॉन्ड हो, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बोलो, प्रोपेनॉन। क्लियर क्लियर क्लियर, बहुत बढ़िया। चलिए इस पे आते हैं हम, देखो यहाँ पे कितने कार्बन आइटम्स हैं, 2, तो आपका रूट वर्ड क्या हो जाएगा, इथेन। इथेन का भाई साहब ई उड़ गया। अभी ये है क्या, देखो ये भी एक आपका क्या है, COOH है, मतलब C, देखो यहाँ पे क्या है, C डबल बॉन्ड O है और ये OH है। ये कौन सा ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड में आपका जो E है एल्केन का, वो किससे रिप्लेस हो जाता है, E गेट्स रिप्लेस्ड बाय ओइक एसिड, ठीक है। तो ये आप जगह हो जाएगा ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड, ठीक है। क्लियर है, बहुत बढ़िया भाई साहब। Give the electron dot structure and structural formula of the first member of alkene and alkyne families. Alkene and alkyne families. Mr. Singho and Anuj. चलिए हो गया। गिव द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, भाई साहब फर्स्ट मेंबर एल्कीन फैमिली, एल्कीना फैमिलिया, एल्कीन फैमिली भाई साहब। एल्कीन फैमिली मतलब इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CN, ठीक है। फर्स्ट मेंबर मतलब क्या, कौन हो जाएगा इसका, नहीं, फर्स्ट मेंबर का फॉर्मूला क्या होगा, C2, C1 क्यों नहीं होगा, C1H2 क्यों नहीं होगा, C1H2 अगर हम करें भी तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे कार्बन की टेट्रा वैलेंसी तो कंप्लीट नहीं होगी ना भाई साहब, ये बॉन्ड तो रह गए, CH2 अगर करे, ठीक है। और दूसरा क्या है, एल्कीन मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तो कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड बनना है तो दूसरा कार्बन तो चाहिए ना, तो इसीलिए फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन फैमिली वुड बी व्हाट, C2H4, C2H4। चलिए आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, ये एक कार्बन, ये एक कार्बन, ठीक है। तो इसका भाई साहब एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन इधर इंप्लॉय हो गए, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर। अभी हम आते हैं हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन इधर, 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 ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। क्लियर है। अगर इसी को भाई साहब डैश स्ट्रक्चर में बनाना है तो ये क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड, ठीक है, H H H H, ठीक है। तो ये हो गया आपका C2H4, C2H4, दैट इज व्हाट, इसका नाम क्या हो जाएगा भाई साहब, इथीन, दिस इज इथीन। क्लियर है। चलिए एल्काइन फैमिली लेना है, एल्काइन फैमिली फर्स्ट मेंबर, एल्काइन फैमिली मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, एल्काइन फैमिली में आपका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2, ठीक है, CnH2n-2। क्लियर है। अगर ये एल्काइन है आपका तो पहला मेंबर क्या हो जाएगा बोलो, C1 तो हो नहीं सकता क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड चाहिए आपको, तो दूसरा मेंबर मतलब पहला मेंबर होगा आपका C2, 2 2 4 4 -2, तो ये हो गया C2H2, ठीक है। मतलब आपका क्या होगा, देखो ऐसा 3 बॉन्ड रहेगा और ये एक H और ये एक H। चलिए इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर से समझ लेते हैं इसको, 1 2 3, इसका भी 1 2 3 H, हो गया C, ये हो गया H और ये हो गया H, ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर C2H2, ठीक है। क्लियर है। ये हो गया आपका एल्काइन फैमिली। ओके ड्रॉ द फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ द पॉसिबल आइसोमर्स
ऑफ द कंपाउंड C3H6O। चलिए फटाफट फटाफट, C3H6O इसके जितने भी पॉसिबल आइसोमर्स है वो बनाने हैं। जल्दी करने हैं, जल्दी फटाक से। Okay, done. Write down the structural formula of the possible isomers of the compound. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है, देखो C3H6O। इसको समझिए ठीक से, आपका यहाँ पे कौन सा कंपाउंड बन जाएगा। तुम लोग पहले स्ट्रक्चर बनाने की सोच रहे हो ना, ठीक है। देखो ध्यान दो, यहाँ पे आपका अल्कोहल का क्या होता है, आपको ऐसे सोचना है। देखो आपको ऐसे सोचना है, जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स आपने अभी पढ़े हुए हैं उसमें से किस में वो रहता है, एल्डिहाइड में रहता है। चलिए, तो एल्डिहाइड की एक पॉसिबिलिटी है, और किस में रहता है, तो एल्डिहाइड में रहता है जहाँ पे CHO ग्रुप है, ठीक है, ये हो गया एल्डिहाइड। और किस में रहता है भाई साहब, कीटोन में रहता है, ठीक है, कीटोन में रहता है। और किस में रहता है बोलो, अल्कोहल में रहता है कि नहीं, ये सब में रहता है, ठीक है। अभी आप सोचो इसको, जैसे समझ लो अगर मैं यहाँ पे C3 है ना, C3 है मतलब 2, C2H5CHO ऐसा बनाऊंगा ना भाई, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो C3H6O, तो क्या मैं एल्डिहाइड बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकता हूँ, एल्डिहाइड बनेगा C3H6O। चलिए, और क्या बन सकता है, देखो अल्कोहल बन सकता है यहाँ पे C2H5, सॉरी यहाँ पे तो आप सीधा सीधा भाई साहब C3H7OH। अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला देखो क्या होता है, CnH2n+1OH, ठीक है। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है एल्डिहाइड का, CnH2n+1CHO। क्या यहाँ पे देखो आपका कंफर्म हो रहा है, ये C3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, C3H7OH, है ना भाई। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर मैं देखूँ C3H8O, तो मतलब अल्कोहल तो नहीं बनेगा। क्लियर है, ठीक है। कीटोन का देख लेते हैं भाई साहब, कीटोन में क्या हो जाएगा, देखो 3 कार्बन, इसमें कितने कार्बन आइटम, 3 कार्बन, तो यहाँ पे एक CH3, यहाँ पे एक CH3 और ये C डबल बॉन्ड हो। क्लियर है, क्या बन जाएगा बोलो यहाँ पे C3H6O। कीटोन बनेगा, बनेगा भाई साहब। तो आपके 2 कंपाउंड्स बनेंगे, एक हो जाएगा आपका कीटोन और दूसरा हो जाएगा भाई साहब आपका अल्कोहल, सॉरी अपना एल्डिहाइड, ठीक है। चलिए बना लेते हैं भाई साहब, ठीक है। द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला द पॉसिबल आइसोमर्स, क्या ये एक दूसरे के आइसोमर्स होंगे, यस, ये दोनों भी एक दूसरे के आइसोमर्स होंगे, दे विल बी फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है। चलिए बना लेते हैं इसका, देखो C3H6O, यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। पहले हम बना रहे भाई साहब इसका एल्डिहाइड, ठीक है। 1 2 3 CH, ये हो गया आपका C डबल बॉन्ड O और ये हो गया H, ठीक है। ये हो गया H, 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 ठीक है। बनना है भाई साहब आपका क्या, C3 1 2 3, H कितना हो गया 6 1 2 3 4 5 और 6 और एक O, ठीक है। व्हाट वुड बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड,
एल्डिहाइड है भाई साहब, कितने कार्बन एटम्स हैं? तो प्रोपेन होना चाहिए, नहीं ईन नहीं होगा, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होगा तभी ईन होगा, ठीक है, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड नहीं है, प्रोपेन और ये एल प्रोपेनल, ठीक है, क्लियर। चलिए अभी हम इसको बना लेते हैं, देखो CH3 तो बन ही चुका है, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये CH3 CH3 ये हो गया C डबल बॉन्ड O, ये हो गया CH3, ठीक है। क्या नाम देंगे भाई साहब इसका? तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी अ कीटोन। कौन सा कीटोन हो जाएगा, देखो यहाँ पे प्रोप, ठीक है, प्रोपेन, क्यों? क्योंकि भाई साहब सब सिंगल बॉन्ड, और इस ई के जगह पे आप क्या लिखेंगे भाई साहब, प्रोपेन ऑन, ठीक है, क्लियर है। सो दीज आर बेसिकली आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, दैट इज प्रोपेनल एंड प्रोपेनॉन आर बेसिकली व्हाट, functional isomers of each other, एक दूसरे के कौन से टाइप के आइसोमर्स हो जाएंगे, ये फंक्शनल आइसोमर्स। क्लियर है भाई साहब, बहुत बढ़िया। ओके अभी हम थोड़ा देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठीक है। द मेजॉरिटी ऑफ द कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स कनेक्टेड विथ हाइड्रोजन, दैट इज हाइड्रोकार्बन्स आर फ्यूल्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए कार्बन कंपाउंड्स, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर एक्सीलेंट फ्यूल्स, ठीक है। आपके गाड़ियों में जो डीजल पेट्रोलियम, हमारे घर में जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, ठीक है, ये सारे जितने भी हैं आपके, ऑल ऑफ देम आर कार्बन कंपाउंड्स। इनफैक्ट आपके बॉडी में जो ग्लूकोज है वो भी इसीलिए है क्योंकि वो बर्न करके आपको एनर्जी देता है, ठीक है। एक्सीलेंट फ्यूल्स, वाई, जैसे समझ लो ग्लूकोज है आपका, ठीक है। सो ग्लूकोज ये प्राइमरीली बनता है आपके बॉडी में मेटाबॉलिज्म के चलते, C6H12O6। आप जो सांस ले रहे हैं, ठीक है, उसमें जा रहा है आपका ऑक्सीजन, तो ये हो गया आपका ऑक्सीजन। दिस इज गोइंग टू मेक व्हाट, 6CO2, ये बाहर जाएगा, प्लस 6H2O, दिस इज ऑल्सो गोइंग आउट, प्लस क्या बनेगा भाई साहब, एनर्जी, ठीक है। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसी ATP से आपके डिफरेंट इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल एक्टिविटीज होती हैं बॉडी में, ठीक है, इंटरनल और इसी से आपको एनर्जी मिलता है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ फ्यूल फॉर योर बॉडी, ठीक है। ये ग्लूकोज, अगर ग्लूकोज मतलब क्या है, आप ग्लूकोज खा नहीं रहे हैं, लेकिन जो आप खाना खा रहे हैं उसमें से ग्लूकोज आपके बॉडी में अब्जॉर्ब होता है, और इसी ग्लूकोज का क्या होता है, बर्नआउट होता है। इसी बर्नआउट से आपको क्या मिल रहा है, एनर्जी मिल रहा है। अगर आप 2-3 दिन खाना नहीं खाएंगे, यू विल नॉट हैव एनफ ऑफ एनर्जी टू कैरी आउट योर एक्टिविटीज, ठीक है। वाई, बिकॉज यू वुड नॉट हैव एनफ ऑफ ग्लूकोज इन योर बॉडी सेल्स, ठीक है। सारे बॉडी सेल्स में ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बनाता है भाई साहब, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और सारे सेल्स उसी से काम करते हैं, ठीक है। दैट इज बेसिकली ग्लूकोज। ये तो हो गया हमारे बॉडी की बात। दूसरी जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे अगर समझ लो आपके एक्सीलेंट फ्यूल्स जैसे नेचुरल गैस, पेट्रोल, गैसोलीन, केरोसिन, हेवी ऑयल्स, एंड मोर ब्रॉडली वुड, बायोगैस, चारकोल, कोक, ऑल आर रिच सोर्सेज ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल्स दैट आर यूटिलाइज्ड एज फ्यूल्स। कैसे हो गए ये, देखो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमने देखा कि भाई साहब ये तो रहेगा ही रहेगा, ये मेटाबॉलिक प्रोसेस है। प्लांट से लेकर सारे एनिमल्स, right from plants to all elements will have what, glucose in them, ग्लूकोज कंटेंट सब में रहेगा। जब ये प्लांट्स एंड एनिमल्स मर जाते हैं और जब इनका लैंड के नीचे डिकम्पोजिशन होता है, तब क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और मतलब इनका क्या होगा, दिस इज बेसिकली ब्रोकन डाउन, ठीक है। और इसका भाई साहब होता है डिकम्पोजिशन, और इसी डिकम्पोजिशन से बनता है कोल, इसी डिकम्पोजिशन से बनता है भाई साहब आपके क्रूड ऑयल, जिससे बनता है पेट्रोलियम वगैरह, ठीक है, मीथेन गैस वगैरह, यही सब चीज़ें। कार्बन यहाँ पे आ कहाँ से रहा है, कार्बन यहाँ से ही आ रहा है, ठीक है, एनिमल्स एंड प्लांट्स से ही आ रहा है। सो डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स विच आर बरीड अंडर द अर्थ फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड एक्सपोज टू अ लॉट ऑफ टेम्परेचर, हीट एंड प्रेशर बेसिकली गेट कन्वर्टेड इनटू फ्यूल्स, ठीक है। क्यों, और फ्यूल्स में मेन कार्बन कंटेंट है। ये कार्बन कंटेंट आ कहाँ से रहा है, हमारे लिविंग मेटाबॉलिक प्रोसेस से ही आ रहा है, ठीक है। प्लांट्स विल ऑल्सो प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड एवरी लिविंग एंटिटी विल ऑल्सो हैव ग्लूकोज इन इट, ठीक है। ओके,
सो कंबस्चन बेसिकली होता क्या है, जैसे हमने देखा कि रेस्पिरेशन एक क्या है, रेस्पिरेशन इज अ कंबस्चन प्रोसेस, रेस्पिरेशन इज अ कंबस्चन प्रोसेस। अगर आप ऐसे चद्दर तान के सो जाओगे, बहुत जोर से गर्मी लगेगी, ये गर्मी कहाँ से आ रही है, चद्दर से नहीं आ रही है, आपके बॉडी की गर्मी है, बॉडी की हीट है जो आपको आ रही है, ठीक है। आपकी बॉडी की हीट अभी एस्केप नहीं हो पा रही है, इसीलिए आपको गर्मी लगती है, ठीक है। ये बॉडी की हीट कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होती है, कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होती है, ठीक है, क्लियर है। तो जितना ज़्यादा आपके बॉडी के आसपास टेम्परेचर ठंडा रहेगा, उतना ज़्यादा आपका बॉडी का हीट लॉस भी होगा, ठीक है। द मोर इज दैट temperature lesser outside your body surface, the more will be the body heat that will be going out. इसीलिए ना वो 2-3 हमारे यहाँ पे पहलवान लोग हैं, हम लोग जिम जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप जिम जाते हैं तो देखो एसी लगा रहता है, वाई, बिकॉज जब आप वर्कआउट कर रहे हैं तो उसमें होता क्या है, आपकी बॉडी का हीट बढ़ता है, और बॉडी का हीट बढ़ता है तो मतलब बॉडी जितना हीट लॉस करेगी अपने एनवायरनमेंट से, उतने आपके पतले होने के चांसेस हैं, है ना भाई साहब, ठीक है, ओके। सो उतना आपका बेसिकली जो फ्यूल कंटेंट है उतना ज़्यादा यूज होगा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा, ठीक है। कंबस्शन, द प्रोसेस ऑफ बर्निंग अ कार्बन कंपाउंड इन एयर टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट इज कॉल्ड कंबस्शन। तो कंबस्शन बेसिकली होता क्या है, कार्बन कंपाउंड है ये, दिस इज बेसिकली अ कार्बन कंपाउंड, ये आपका ऑक्सीजन ऑफ एयर, सो दिस इज बेसिकली ऑक्सीजन इन एयर, इसके साथ बर्न आउट होकर, इसके साथ भाई साहब बर्न आउट होकर क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, प्लस 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 वाटर प्लस एनर्जी। ये जो एनर्जी है, दिस इज गिवन आउट इन वेरियस फॉर्मेट्स, दिस इज गिवन आउट मे बी इन द फॉर्मेट ऑफ लाइट, मे बी इन द फॉर्मेट ऑफ हीट एज वेल, लाइट हीट वगैरह अलग अलग फॉर्मेट में ये एनर्जी रिलीज होती है। तो इसको हम बोलेंगे कंबस्चन। कोई भी प्रोसेस कंबस्चन का यही होता है कि आप भाई साहब जिस चीज को बर्न कर रहे हैं वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन ऑफ एयर के साथ कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ऑक्सीजन ऑफ एयर के साथ कंबाइन करेगा, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली कंबस्चन प्रोसेस। फ्लेम कैरेक्टरिस्टिक्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स गिव क्लीन फ्लेम while unsaturated hydrocarbons give smoky flame. In the presence of limited oxygen, even saturated hydrocarbons give smoky flame. तो आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स गिव क्लीन फ्लेम, जैसे आपके घर में जो एलपीजी गैस है, ब्यूटेन है वो बेसिकली ज़्यादा करके, ठीक है, C4H10 है, तो लेट्स से C4H10 है ना, 428+10, ठीक है, इसका कंबस्शन हो रहा है, ठीक है। कैसे, आपका ये समझ लीजिए गैस सिलेंडर है भाई साहब, गैस सिलेंडर है, ये कनेक्टेड है, गैस चूल्हे से कनेक्टेड है भाई साहब, ठीक है। अगर आप देखोगे गैस चूल्हे का कुछ स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखेगा भाई साहब, है ना, गैस का जो चूल्हा होता है ऐसा ही होता है ना भाई साहब, इसमें होल्स रहते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग इज, ये जो गैस सिलेंडर से गैस आ रहा है विच इज़ ब्यूटेन, ये भाई साहब ऐसे निकल रहा है और इसी को हम लाइट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से इसको हम लाइट कर रहे हैं, तो हो क्या रहा है, देखो इसका कंबस्चन होगा। ये क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। हम जितने भी फ्यूल्स बनाते हैं वो सबके सब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आपके सबसे मिनिमम रेसिड्यू रखते हैं, ठीक है, आर द एक्सीलेंट टाइप ऑफ फ्यूल्स, सबसे ज़्यादा एनर्जी इनसे मिलती है। तो ये एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, क्यों, क्योंकि ये क्या है भाई साहब, वाई इज इट अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, साहिल, बिकॉज सब सिंगल बॉन्ड है, मतलब ये क्या है, एल्केन है भाई साहब, एल्केन है, सब सिंगल बॉन्ड है। मीथेन हुआ ना ये, सॉरी ब्यूटेन हुआ ना ये, दिस इज बेसिकली ब्यूटेन, सारे सिंगल बॉन्ड्स। अभी ये क्या करेगा भाई साहब, ऑक्सीजन ऑफ एयर के साथ कंबाइन करेगा, क्या बनाएगा ये बनाएगा भाई साहब 4 CO2 तो बनना ही बनना है, ठीक है। देखो ऐसे बैलेंसिंग करनी है आपको, 4 CO2 इधर हो गया और H10 है, कितना 5 H2O, ठीक है, 5 H2O। अभी आप O को अपनी मर्जी से इस्तेमाल करेंगे, देखो 4 CO2 इधर होना ही होना है, ठीक है, और इधर H10 है तो मतलब 5 H2O होना है, ठीक है, ओके। अभी ये जो किया आपने यहाँ पे ऑक्सीजन कितना कर दिया, 2 4 8, 8 + 5 13, क्या करेंगे आप यहाँ पे बोलो, 13/2 O2, 13/2 O2। ये एक गलत हो जाएगा तो इसीलिए हम इसको पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से, तो क्या बचेगा बोलो यहाँ पे 13 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा बोलो 8 और इसका कितना हो जाएगा बोलो 10, ठीक है। अब ये परफेक्टली बैलेंसिंग इक्वेशन होगी, ठीक है।
सो दिस इज बेसिकली अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जितने भी आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं, ठीक है, ऑल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बेसिकली कौन से हो गए आपके एल्केन्स, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर एक्सीलेंट फ्यूल्स, एक्सीलेंट फ्यूल्स, ठीक है। और अगर आपने इनको भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई दिया व्हाइल दे आर बर्निंग, सो दे विल बर्न विद अ ब्लू फ्लेम, मैक्सिमम हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। आपने कभी कभी देखा होगा, ये जो गैस चूल्हे की मैं बात कर रहा था, ये गैस निकल रहा है इधर से, ठीक है, ये गैस निकल रहा है भाई साहब इधर से, ठीक है। बर्तन अगर आप इसके ऊपर रखेंगे, ठीक है, तो ये बर्तन काला नहीं होगा, ये बर्तन काला नहीं होगा। अगर आपका बर्तन काला होना चालू हो जाए, ठीक है, काला होना चालू हो जाए, तो इसका मतलब आपके गैस चूल्हे में प्रॉब्लम है, इस चूल्हे में प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि इस निकलती हुई गैस को एनफ ऑफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, इनकम्प्लीट कंबस्चन हो रही है, ठीक है। जब तक भाई साहब कंप्लीट कंबस्चन होगी, जब तक कंप्लीट कंबस्चन होगी, तब तक कोई वेस्टेज नहीं होगा, ठीक है। सो इट बर्न्स विद अ क्लियर फ्लेम, ये भाई साहब आपका क्लियर फ्लेम होगा, ठीक है, जब तक कंप्लीट कंबस्चन होगी। जैसे ही भाई साहब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, देखो ये चूल्हे में जो होल्स होते हैं ये क्यों होते हैं, ताकि इससे निकलती हुई गैस बाहर के ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर सके। लेकिन ये होल्स अगर ब्लॉक हो गए, कचरा चला गया, कुछ भी चला गया, तब क्या होगा भाई साहब, गैस तो निकलेगी लेकिन उतना कंबस्चन नहीं हो पाएगा, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है इसको, ठीक है। तो तब क्या हो जाएगा, देन इट विल प्रोड्यूस इनकम्प्लीट कंबस्चन, देन इट विल प्रोड्यूस इनकम्प्लीट कंबस्चन, ठीक है। ये इनकम्प्लीट कंबस्चन होगा, और इनकम्प्लीट कंबस्चन जब भी किसी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का होता है, तब आपका क्या प्रोड्यूस होता है, इट प्रोड्यूसेस स्मोकी फ्लेम, तब धुआं ज़्यादा होगा और ये बर्तन भी काला ज़्यादा होगा, ठीक है। जैसे अगर आप गांव खेड़े में ये क्या कहते हैं अपना कोयले का चूल्हा जला रहे हैं, तो आप देखोगे बर्तन बहुत काले होते होते भाई साहब, ठीक है। क्यों? क्योंकि कोयला जो है, ठीक है, उसका पूरा कंप्लीट कंबस्चन नहीं हो पाता है, ठीक है, और वो जो धुआं उठ रहा है, तभी भी जब तक कोयला पूरा लाल ना हो जाए तब तक भाई साहब उस पर बर्तन नहीं बैठाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि उसमें होगा क्या, अगर अभी जल रहा है मतलब काफ़ी सारा स्मोक प्रोड्यूस, जब चूल्हा जलना चालू होता है तो काफ़ी सारा स्मोक प्रोड्यूस होता है, देखो, क्योंकि वो इनकम्प्लीट कंबस्चन हो रहा है। एक बार उसने आग पकड़ ली तभी कंप्लीट कंबस्चन है, ठीक है। जब तक इनकम्प्लीट कंबस्चन होगा तब तक धुआं ज़्यादा होगा, और धुआं ज़्यादा होगा तो हीट कम होगी, और हीट कम होगी और साथ ही साथ बर्तन जो है वो ज़्यादा काला हो जाएगा, उसको घिसने मांजने में बहुत टाइम जाएगा, ठीक है। सो आपका जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, अगर उनको हम पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन दे रहे हैं, अगर हम उनको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन दे रहे हैं, दे विल बर्न विथ अ क्लियर फ्लेम। अगर उनको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तब भी वो जलेंगे, बट दे विल बर्न विथ अ स्मोकी फ्लेम, ठीक है, दे विल बर्न विथ अ स्मोकी फ्लेम। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रही है, ठीक है। गैस अगर आपके घर में से गैस निकल रहा है तो आपको एक स्मेल आता है, जस्ट एक मतलब, ऑल्दो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द टॉपिक बट स्टिल, ठीक है। व्हाई, वेयर इज दिस स्मेल कमिंग फ्रॉम? एक्चुअली एलपीजी का कोई स्मेल नहीं होता है, लेकिन जब गैस आपके घर में लीकेज हो जाए या कुछ भी हो जाए, या आपने खुला छोड़ दिया है बर्नर, तो ये जो गैस का स्मेल आता है ये कहाँ से आता है? बिकॉज आपके एलपीजी में जो गैस सिलेंडर है उसमें एक कंपाउंड होता है, इसको हम बोलते हैं इथाइल मरकैप्टन, ठीक है। दिस इथाइल मरकैप्टन बेसिकली हैज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्मेल, ठीक है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है इसका, और ये होता है आपको अलर्ट करने के लिए, ये होता है आपको अलर्ट करने के लिए। इफ लेट्स से नो कुकिंग इज हैपनिंग, स्टिल यू गेट द स्मेल ऑफ गैस। ज़्यादा करके देखो, अगर कुकिंग होती भी रहेगी तो आपको गैस का स्मेल नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो जो गैस निकल रहा है वो तो कुकिंग में यूज़ हो जा रहा है, तो आपको स्मेल नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको स्मेल आ रहा है तो कहीं ना कहीं से कहीं लीकेज है, एंड दैट इज़ अ पॉसिबल कॉज ऑफ अ एक्सीडेंट विच माइट हैपन। इसीलिए इथाइल मरकैप्टन जो होता है इसका बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है, वो आपके एलपीजी में रहता है थोड़ा सा मिक्सचर, और वो इथाइल मरकैप्टन आपको अलर्ट कर देगा। यू विल गेट अलर्टेड बाई द इवॉल्विंग गैस एंड यू कैन टेक द प्रिकॉशनरी स्टेप्स, ठीक है। वो आप एक प्रिकॉशनरी स्टेप्स ले सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? ओके ओके ओके। तो चलिए पहले हम कंबस्शन देख रहे थे भाई साहब। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स गिव क्लीन फ्लेम while unsaturated hydrocarbons will get a smoky flame।
In the presence of limited oxygen, even saturated hydrocarbons will give a smoky flame. जैसे देखो मीथेन एक्सीलेंट फ्यूल है, ये बहुत अच्छा फ्यूल है। इसका भाई साहब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होगी भाई साहब, ठीक है। कोई भी फ्लेम आपका लाइट तो प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, ठीक है, साथ ही साथ हीट भी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। हीट एंड लाइट विल बी प्रोड्यूस्ड। सो दीज आर टू फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज विच आर बेसिकली प्रोड्यूस्ड। ओके, चलिए अभी हम देख लेते हैं भाई साहब होमोलोगस सीरीज। कल हमने बात की थी होमोलोगस सीरीज, तो ये देखो होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन से CH4 हो गया, CH4 हो गया, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितना, नंबर ऑफ CH2 यूनिट्स 1, आपका बॉइलिंग पॉइंट। तो अभी देखो हमने पढ़ा था कि जब हम होमोलोगस सीरीज में, जब भाई साहब हम होमोलोगस सीरीज में नीचे जाते हैं, ठीक है, व्हाट विल हैपन, द मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीजेस बाय CH2। याद आ रहा है भाई साहब, मतलब 14 एटॉमिक मास से बढ़ेगा। तो आपके होमोलोगस सीरीज मतलब एक ही फैमिली में क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज रिमेन सेम, केमिकल प्रॉपर्टीज रिमेन द सेम, हाउएवर फिजिकल प्रॉपर्टीज कीप ऑन चेंजिंग। फिजिकल प्रॉपर्टीज आपकी चेंज होगी या ग्रेडेशन दिखाएगा, ग्रेडेशन मतलब बढ़ती रहेंगी, ठीक है। सो लेट्स लुक एट दिस। ये हो गया आपका मीथेन, कितना है देखो बॉइलिंग पॉइंट इसका -162। जैसे ही आप इथेन पे आते हैं थोड़ा कम हो गया, देखो मतलब ज़्यादा हो गया, ये 88.5, देखो बढ़ता जा रहा है अभी 036, ठीक है। मतलब अभी क्या लग रहा है आपको, इसको बॉयल कराने के लिए ज़्यादा हीट देनी पड़ रही है क्योंकि ज़्यादा मॉलिक्यूल्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, मोर एंड मोर मॉलिक्यूल्स आर गेटिंग इन्वॉल्व, सो यू विल नीड मोर एनर्जी टू क्रिएट अ सेपरेशन बिटवीन देम बिफोर दे स्टार्ट मेल्टिंग और बॉइलिंग वॉट एवर, ठीक है। सो व्हेन यू गो डाउन इन अ होमोलोगस सीरीज or in the same family, what will happen is obviously the molecular weight is going to increase, and with the increase in molecular weight you will find that the physical properties are also showing a regular gradation, a regular increase। physical properties में आपकी आएगी जैसे boiling point, melting point, फिर आपका आएगा भाई साहब refractive index, ठीक है। ये सारी तमाम चीज़ें हैं जो physical properties में आएंगी और इनमें बढ़ोतरी मिलेगी आपको। chemical properties more or less will remain the same, ठीक है। अगर आप मीथेन को बर्न कर रहे हैं इन ऑक्सीजन, आपको वही कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी मिलेगी। इसको बर्न करेंगे तो वही कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी मिलेगी, ठीक है। ओके ओके ओके, अभी देखो ये कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जैसे समझ लो मीथेनॉल है, ठीक है। होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल्स देख रहे हैं हम, तो ये आपका CH3 हो गया, C2H6O, CH3 CH2OH। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहाँ पे कितने हो गए, देखो बॉइलिंग पॉइंट देखो इसका 63 है, क्यों, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1। ऐसे कार्बन एटम्स बढ़ा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, देखो जैसे कार्बन एटम्स बढ़ा और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, जैसे कार्बन एटम्स बढ़ा और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। सो व्हाट वी सी इज व्हेन वी आर मूविंग डाउन इन अ होमोलोगस सीरीज और इन द सेम फैमिली ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, वी सी अ रेगुलर इंक्रीज इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी वगैरह, ठीक है, क्लियर। चलिए यहाँ पे देखो होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन्स अगर हम देखते हैं, एल्कीन्स देखिए यहाँ पे इथीन है, ठीक है, प्रोपीन है, 1 ब्यूटीन, 1 पेंटीन, 1 क्यों, क्योंकि भाई साहब आपके इसमें, ठीक है, इसमें है आपका भाई साहब डबल बॉन्ड, ठीक है, क्लियर। ओके, देखो यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, माइनस था 102, -48 हो गया, -6.5, 30, बिकॉज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर ऑल्सो इंक्रीजिंग, ठीक है। सो दीज आर सम होमोलोगस फैमिलीज। ओके ओके ओके, आयु पैक नॉमेनक्लेचर में देखिए कुछ आपका आयु पैक जो नेम होता है वो किस तरह से दिखना चाहिए भाई साहब। आयु पैक जो नेम है वो क्या होता है, पेरेंट मतलब जो आप पेरेंट चेन को आइडेंटिफाई करके जितने कार्बन एटम्स को लिखते हैं वो हो गया आपका पेरेंट कार्बन एटम, ठीक है। आगे लगता है आपका प्रीफिक्स, बाद में लगता है आपका सफिक्स, ठीक है। सफिक्स आपने कैसे देखा, जैसे एल्डिहाइड ग्रुप में आपका सफिक्स क्या लगता है, Al, ठीक है। आपके अल्कोहल ग्रुप में सफिक्स क्या लगता है, OL, ठीक है, ओके। और जैसे कीटोन ग्रुप में आपका सफिक्स क्या लगता है, ONE, है ना भाई। दीज आर बेसिकली सफिक्सेस। और प्रीफिक्स कैसे लग रहा है देखो, जैसे क्लोरो, ठीक है, ब्रोमो, आइडो एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सब आपके प्रीफिक्सेस हो जाएंगे। तो पहला आपका स्टेप क्या है यहाँ पे, ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द स्ट्रेट चेन कंपाउंड एंड काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन इट। जो मैंने आपको बताया वही है लिखा पढ़ी में, ठीक है। द एल्केन विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज द पेरेंट एल्केन
of the carbon compound. Write the name of this alkane. In case the carbon chain of the concerned carbon atoms contains a double bond, अगर डबल बॉन्ड है तो आपका एल्कीन हो जाएगा, ठीक है. चेंज द एंडिंग ऑफ द पेरेंट नेम ANE से क्या हो जाएगा भाई साहब, ENE हो जाएगा. ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो ANE से YNE हो जाएगा, ठीक है. ओके, इफ द कार्बन चेन द कंसर्न कार्बन एटम कंटेन्स अ ट्रिपल बॉन्ड, चेंज द एंडिंग ऑफ द पेरेंट फ्रॉम N to E. जैसे देखो यहाँ पे CH3 CH2 CH3 है, ये हो गया CCC, ये हो गया आपका प्रोपेन. CH3 CH2 OH CC, ये हो गया आपका इथेन. CH3 CH2 COOH, ठीक है, ये प्रोपेनोइक एसिड होगा. पेरेंट नेम है, ठीक है. अच्छा चलिए, पेरेंट नेम है, ये मतलब E आपका जाएगा यहाँ पे तो रह जाएगा. यहाँ पे आपका ये E क्या बन जाएगा, OL बन जाएगा, ठीक है. यहाँ पे आपका E क्या बन जाएगा, ओइक एसिड बन जाएगा, ठीक है. यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, AL बन जाएगा, ब्यूटेनॉल, ठीक है. यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे वही रह जाएगा प्रोपीन, ठीक है. यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोपाइन, ठीक है. क्लियर है. इफ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कंटेन्स फंक्शनल ग्रुप, रिप्लेस द लेटर E from the parent name by the condensed name of the functional group as suffix, ठीक है. The condensed name of the functional group halogen is always attached at the prefix. हमेशा याद रखना हैलोजन का नेम, हैलोजन भाई साहब क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. ये कभी भी एंड में नहीं आएगा सफिक्स में, ये हमेशा प्रीफिक्स रहेगा, ठीक है. दिस विल ऑलवेज बी अ प्रीफिक्स. क्लोरोब्यूटेन, आइडोप्रोपेन ऐसा रहेगा, ठीक है. बाकी आपके जितने भी हैं वो सब सफिक्स में रहेंगे. Number the carbon atoms in the carbon chain from one end to another. Assign the number 1 to carbon in the functional group. हमेशा functional group को पहला नंबर कार्बन एटम मिलेगा, ठीक है. CHO COH. Otherwise the chain can be numbered in 2 directions except the numbering which gives the smaller number. इसी को क्या रूल बोलते हैं भाई साहब, लोवेस्ट लोकेंट रूल. इसी को हम बोलते हैं भाई साहब लोवेस्ट लोकेंट रूल. To the carbon carrying the functional group. In the final name, a digit number and a character letter should be separated by a small horizontal line, ठीक है. जैसे यहाँ पे देखो भाई साहब CH3 CH2OH है, इसका नाम हमने क्या लिख दिया भाई साहब, इथेन. इसका पेरेंट नेम होता था, क्यों, क्योंकि 2 कार्बन एटम है और दोनों में भाई साहब क्या है, आपका सिंगल बॉन्ड है. E को रिप्लेस करके आपने क्या डाल दिया, OL, ठीक है. CH2OH, यहाँ पे देखो हैलोजन है, क्लोरीन, तो हैलोजन हमेशा प्रीफिक्स होगा, सफिक्स नहीं, ठीक है. इथेन आपका पेरेंट कार्बन एटम, क्लोरो इथेन, ठीक है. यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो अगेन हैलोजन, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रोमो इथेन. इथेन आपका पेरेंट चेन हो गया, ठीक है. यहाँ पे CH3 CH2 CHO कौन सा ग्रुप है बोलो, एल्डिहाइड, ठीक है. कितने कार्बन एटम, 3. प्रोपेन हो गया इसका पेरेंट कंपाउंड, और प्रोपेन के E को रिप्लेस करते हुए आप क्या डाल देंगे, AL, प्रोपेनल, ठीक है. CH3 COH कौन सा ग्रुप है भाई साहब, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है. 2 कार्बन एटम्स हैं तो क्या हो जाएंगे, इथेन. पेरेंट कार्बन चेन का नाम क्या हो जाएगा, इथेन. इथेन का E हटाकर आप क्या डालेंगे, ओविक एसिड, तो इथेनोविक एसिड. CH3NH2 ये हो गया आपका अमाइन, तो मीथेन होता था, E हटाकर क्या डालेंगे, मीथेन अमाइन, ठीक है, मीथेन अमाइन. CH3COCH3 ये क्या हो जाएगा बोलो, दिस विल बी बेसिकली अ कीटोन ग्रुप. कीटोन ग्रुप मतलब 3 कार्बन एटम हो गए तो प्रोपेन. प्रोपेन का E हटाकर आप क्या डालेंगे भाई साहब, ONE, प्रोपेनॉन. क्लियर, क्लियर है. इसी तरह से भाई साहब नामकरण करना है, ठीक है. ओके, जैसे यहाँ पे देखो भाई साहब, चलिए यहाँ वाला थोड़ा देख लेते हैं. CH3 ये क्या हो जाएगा, देखो ध्यान देखो, 3 कार्बन एटम, पेरेंट कार्बन, पेरेंट चेन क्या हो जाएगा, 3 कार्बन एटम का मतलब प्रोपेन. प्रोपेन में E को हटाकर क्या डालेंगे आप, फंक्शनल ग्रुप क्या है यहाँ पे, OH, अल्कोहलिक ग्रुप, तो प्रोपेनॉल होगा. लेकिन प्रोपेनॉल क्या आपके यहाँ पे प्रेजेंट है, नहीं, सेकंड कार्बन पे प्रेजेंट है भाई साहब. इस तरफ से जाओ तो भी 1 2 3, इस तरफ से जाओ तो भी 1 2 3, ठीक है. तो आपका नाम क्या पड़ जाएगा यहाँ पे, प्रोपेन. प्रोपेन E हटाकर आप 2 ऑल, सिंपल सिंपल सिंपल. ओके चलिए इसको देख लेते हैं भाई साहब. आपका 1 2 3 4 5 यहाँ से नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5. पेरेंट कार्बन एटम में कितने चेन हो गए भाई साहब, 5, तो पेंटेन तो बनता ही है, ठीक है, पेंटेन तो बनता ही है. अभी देखो यहाँ पे क्या है, हैलोजन. हैलोजन कभी भी सफिक्स में नहीं आएगा, प्रीफिक्स में आएगा. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 सेकंड पोजीशन पे है, तो 2 क्लोरोपेंटेन. क्लियर है. यहाँ पे देख लो भाई साहब, ये किस टाइप का ग्रुप दिख रहा है आपको, कीटोन ग्रुप दिख रहा है कि नहीं, कीटोन ग्रुप दिख रहा है. कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है. तो आपका पेरेंट कार्बन चेन का नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन. पेंटेन. इस E को भाई साहब रिप्लेस करेंगे कहाँ पे, आपका भाई साहब होगा, ठीक है, 1 2 3 4 5. इधर से नंबरिंग करेंगे लोवेस्ट टोकन रूल अप्लाई करते हुए, तो पेंटेन 2 ओन, ठीक है.
पेंटेन 2 ऑन। क्लियर क्लियर क्लियर, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसका आयुपैक नाम बताओ फटाक से। CH2 ये तो आपका कॉमन नेम है। क्या होगा, जल्दी जल्दी। अरे भाई साहब कौन सा कंपाउंड है ये, डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है। डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड मतलब एल्कीन। क्या हो जाएगा ये, अरे कल बताओगे। दिस विल बी इथीन। ठीक है, दिस विल बी इथीन। चलिए इसका बताइए, इथाइन। सिंपल सिंपल भाई साहब, एकदम सिंपल, फटाफट इथाइन। इसका बताइए, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड, सिंपल एकदम सिंपल। ये मीथेनॉल, मीथेनॉल की मीथेनॉल। बहुत ध्यान से भाई साहब, ये OL लिखना, AL लिख दिया तो गए। ओके, यहां पे क्या हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी इथेनॉल। इथेनॉल, ठीक है। चलिए इसका क्या हो जाएगा भाई साहब, 2 कार्बन एटम्स, इथेन। ठीक है, ई उड़ के क्या हो जाएगा भाई साहब, CHO है तो एल्डिहाइड ग्रुप, इथेनॉल। ठीक है, ये बताओ भाई साहब कौन सा ग्रुप होगा। हाय शर्मा जी, ब्यूटेनॉन कहां से हो रहा, तुमको 3 कार्बन का 4 दिख रहा है क्या। प्रोपेन क्या, अरे चाचू मेरे, जैसे देख लो ना इसको, CH3 ये हो गया C डबल बॉन्ड O, है ना भाई। कितने कार्बन एटम हो गए, 3। ठीक है, चलो भाई साहब, PROPANE, प्रोपेन, E प्रोपेन ऑन। ठीक है, प्रोपेन ऑन, क्लियर है। चलिए इसका भाई साहब क्या हो जाएगा, ये भी वही है, देखो C डबल बॉन्ड O वाला, तो मतलब क्या हो जाएगा ये 1 या 2 या 3 या 4। ठीक है, अच्छा यहाँ पे प्रोपेन ऑन तो यहाँ पे बीच में ही हो सकता है, यहाँ पे ये इधर भी हो सकता है, तो इसीलिए हमको इसका नंबरिंग करना पड़ेगा भाई साहब, 1 या 2 या 3 या 4। ठीक है, तो ये हो गया ब्यूटेन, होना चाहिए, होगा नहीं। ई की जगह पे क्या डालेंगे भाई साहब, ब्यूटेन 2 ऑन, ब्यूटेन 2 ऑन। ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया भाई साहब। इसका इथेन तो होगा ही, है ना भाई, कोई डबल बॉन्ड नहीं। इस ई को हटा के क्या डालेंगे, टेनामाइन। ठीक है, चलिए इसका वजह बताइए, कौन सा ग्रुप है यहाँ पे, हैलोजन। हैलोजन कभी भी भाई साहब सफिक्स में नहीं आता है, प्रीफिक्स में रहेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्लोरो, और यहाँ पे क्या है भाई साहब, 1 या 2 या 3 या, तो प्रोपेन, क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, आप इसको 1 क्लोरोप्रोपेन भी लिख सकते हैं, यहां से काउंटिंग कीजिए 1 2 3, 1 क्लोरोप्रोपेन, क्योंकि क्लोरीन भाई साहब सेकंड वाले कार्बन एटम पे भी अटैच हो सकती है। ठीक है, क्लियर क्लियर, बहुत बढ़िया भाई साहब। ओके, चलिए दूसरे काइंड ऑफ रिएक्शन पे आते हैं हम। ठीक है, विच इज बेसिकली ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब क्या हो जाएगा, कार्बन पे ऑक्सीजन ऐड होगा। कार्बन अंडरगोज ऑक्सीडेशन व्हेन इट मीट्स ऑक्सीजन एट अ हायर टेम्परेचर, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स such as carbon monoxide and carbon dioxide. When carbon containing fuels are burned incompletely, carbon monoxide is produced. बहुत जरूरी है इस चीज को समझना। अगर आप किसी भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को बर्न करेंगे इन एक्सेस ऑफ एयर, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। लेकिन अगर आपने भाई साहब किसी कार्बन कंपाउंड का लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में बर्न किया, तो उसका क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। आपने गांव खेड़े में चूल्हा देखा है, ये ऐसा वाला जो वो छोटा वाला जो चूल्हा होता है। ठीक है, तो ये छोटे वाले चूल्हे में भाई साहब होता क्या है, यहाँ पे देखो वो काउडंग का केक होता है ना, सूखा हुआ। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको पता नहीं। ठीक है, उसके ऊपर होता है भाई साहब कोयला। ठीक है, ऐसा कोयला होता है, इसके ऊपर होता है भाई साहब कोयला। इसको हम जलाते हैं, ये आग पकड़ता है। तो पहले पहले जब आग पकड़ता है, देखो ये बहुत सारा धुआं निकलता है। ठीक है, इसका मतलब हो क्या रहा है यहाँ पे, और जब ये धुआं निकलता है तो इस चूल्हे को घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। इसका देखो ऐसा एक बाल्टी की तरह हैंडल आता है, जिसको बाहर रखना चाहिए, इसको बाहर रखना चाहिए। वाई, बिकॉज इसमें जो कार्बन कंपाउंड्स हैं उनका इनकम्प्लीट कंबस्शन हो रहा है, उनका हो रहा है भाई साहब इनकम्प्लीट कंबस्शन, और जिसके चलते खतरनाक कंपाउंड बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे लिए जहर है। ठीक है, जहर मतलब पॉइजनस गैस नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे ब्लड में होता है भाई साहब, हमारे ब्लड में होता है हेमोग्लोबिन। ठीक है,
और हेमोग्लोबिन क्या कैरी करता है? ऑक्सीजन। लेकिन इसी हेमोग्लोबिन की फितरत कार्बन मोनोऑक्साइड जब उसके आजू बाजू में आता है तो उसके साथ कंबाइन कर जाएगा, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन नहीं करेगा, ठीक है। जिसके वजह से होगा क्या, हमारा एक स्लो डेथ हो जाएगा। द कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट द एंटायर हेमोग्लोबिन इन अ ब्लड विल, मतलब हेमोग्लोबिन का कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ और ऑक्सीजन के साथ, दोनों के साथ कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन ये वाला जो है ये भाई साहब 200 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है, ये वाला जो है वो 200 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। तो हमारे वातावरण में अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की कंटेंट बढ़ जाती है तो हमारा ब्लड ऑटोमेटिकली कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंबाइन करने लगता है, जिसके वजह से ऑक्सीजन रहने के बावजूद भी हमारा ब्लड ऑक्सीजन के साथ कंबाइन नहीं करेगा। अगर हमारे ब्लड में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन अब्जॉर्ब नहीं होगा तो हमारे सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस धीरे धीरे मरने लगेंगे और सारे सेल्स आपके डिफंक्शनल हो जाएंगे एंड द पर्सन विल डाई। ऐसा बहुत बार हुआ है। ये जो एसीज होती हैं, एसीज में होती हैं आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड के पाइप्स, ठीक है। ये आपके कूलिंग पाइप्स होते हैं बेसिकली, और इसमें बेसिकली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भरा हुआ होता है। अगर आपने घर में कभी एसी की सर्विसिंग कराई होगी या आपको अगर मालूम होगा कि एसी कूलिंग नहीं कर रहा है तो इसका मतलब वो लोग आते हैं और वो जो जॉइंट है उसमें खोलकर उसमें ऐसा एक छोटा सा एक कंटेनर होता है, उसमें उनका कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होता है, उस गैस को वो भर देते हैं। कभी कभी कॉपर ट्यूब्स में से लीकेज हो जाता है, अगर वो आइडेंटिफाई हो गया वेल एंड गुड, वरना उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड का गैस भर देते हैं। ये कार्बन मोनोऑक्साइड फिर से कूलिंग प्रोड्यूस करने लगता है, ठीक है। कभी कभी होता क्या है कि कुछ ड्राइवर्स हैं भाई साहब, ऐसे समझ लो ये गाड़ी है, एसी चलाकर सो गए, ठीक है। ये जो कॉपर के ट्यूब्स होते हैं ये उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं जैसे मतलब लेट्स से स्टील के ट्यूब्स होते हैं, वैसा नहीं है। तो कॉपर के ट्यूब्स में एसी में लीकेज हो सकता है, ठीक है। अगर ये लीकेज हुआ तो ये बंदा भाई साहब जो सो रहा है गाड़ी में एसी चलाकर, समझ लो अगर उसके एसी में से ये कार्बन मोनोऑक्साइड निकला तो सोते सोते वो बंदा मर सकता है। उसको मालूम नहीं है, उसके आजू बाजू कोई धुआं नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। वो सो गया, उसके बॉडी में उसके एनवायरनमेंट में क्या हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बढ़ गया। लेकिन ये कार्बन मोनोऑक्साइड एक कलरलेस गैस है, ओडरलेस गैस है, तो पता नहीं चलेगा, ठीक है। अभी धीरे धीरे उसका ब्लड क्या करने लगेगा, इस कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंबाइन करने लगेगा एंड देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी दैट द पर्सन माइट डाई, ठीक है। सो ऐसे एक्सीडेंट्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अभी कमरे में अगर एसी चल रहा हो, अगर वहाँ से लीकेज है तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि काफ़ी सारा आपके पास एयर है वो चला जाएगा बाहर, ठीक है। लेकिन अगर गाड़ी के बंद एनवायरनमेंट में जो एक छोटा कंपार्टमेंट है वहाँ पे अगर कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है तो इट्स डिफिकल्ट टू सेव अ पर्सन इफ ही इज चोक्ड अप, ठीक है। अगर पूरा उसका हेमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंबाइन कर गया तो इट्स डिफिकल्ट टू सेव दैट पर्सन। खैर यहाँ पे हमको ये समझना है कि भाई साहब अगर इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड, इसीलिए जब चूल्हा जलता है, जब मतलब एकदम इनिशियल स्टेजेस में अगर आप देखेंगे धुआं बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, आपकी आंखों से पानी आ जाएगा, इतना ज़्यादा धुआं होता है, उसको बाहर रखना पड़ता है। जब वो उसने आग पकड़ ली है, जब कोयले ने आग पकड़ ली है, मतलब कंप्लीट कंबस्शन चालू हो गया है, तब आप उसको अंदर ले सकते हैं, ठीक है। देन इट इज़ फ्री ऑफ रिस्क, ओके। चलिए, कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस। अभी जैसे ये इथाइल अल्कोहल है, हमारा ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, पोटेशियम परमैग्नेट। इसको हम क्या बोलेंगे भाई साहब, पोटेशियम परमैग्नेट। दिस इज नोन एज पोटेशियम परमैग्नेट। और आपका क्या है भाई साहब, K2Cr2O7, दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट, दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट भी बोलते हैं हम इसको, ठीक है। दिस इज नोन एज एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो अगर आपका अल्कोहल है, इसको अगर हम पोटेशियम परमैग्नेट के साथ हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा भाई साहब, एसिटिक एसिड। हम इसको ऑक्सीडेशन का नाम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे कितना ऑक्सीजन था, एक, अभी कितना हो गया, दो। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे हम मोटे मोटे तौर पे ये समझ लें, हालांकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन आप केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में पढ़ेंगे विस्तारित रूप से, फिलहाल के लिए इतना समझना काफ़ी है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एनी कंपाउंड इज ऑक्सीडेशन, ठीक है। और यहाँ पे हो भी रहा है, देखो ये क्या है आपका, दिस इज बेसिकली व्हाट, इथेनॉल, दिस इज इथेनॉल एंड दिस इज व्हाट इज गेटिंग फॉर्म्ड इज इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड हुआ क्या, इसमें एक ऑक्सीजन था, अभी यहाँ पे कितने हो गए भाई साहब, दो ऑक्सीजन हो गए। ऑक्सीजन का नंबर बढ़ गया
तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। वी सी दैट सम सब्सटेंसेस आर केपेबल ऑफ एडिंग ऑक्सीजन टू अदर्स, दीज सब्सटेंसेस आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब हम उसको ट्रीट कर रहे हैं किसके साथ, अल्कलाइन पोटेशियम परमैग्नेट या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये दोनों ही अपने आप में बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। क्यों है ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, फिलहाल इतना जानकर रखिए कि जब भी हम किसी चीज को इनके साथ ट्रीट करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, दे आर सप्लायर्स ऑफ ऑक्सीजन एंड दे आर ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है। अभी के लिए इतना जानना ही काफी है कि पोटेशियम पर मैग्नेट इन एल्कलाइन फॉर्म, मतलब किसी एल्कलाइन सोल्यूशन में, या एसिडिफाइड डाइक्रोमेट मतलब एसिड सोल्यूशन में अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट को लेंगे, दे विल एक्ट एज एक्सीलेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। और इसमें होगा क्या, देखो इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो अल्कोहल गेट्स ऑक्सीडाइज टू एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन पोटेशियम परमैग्नेट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। मतलब अगर हम मोटे मोटे तौर पे इस इक्वेशन को लिखें तो आपका ये हो गया भाई साहब अल्कोहल, ठीक है, ये हो गया आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, और अल्कलाइन पोटेशियम परमैग्नेट, ठीक है। इसका नाम होगा भाई साहब पोटेशियम, दिस इज पोटेशियम परमैग्नेट, ठीक है, एंड दिस इज पोटेशियम डाइक्रोमेट, दिस इज पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्लियर है, मामला समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके, क्या बना देगा ये, RCOOH, यहां पे बन जाएगा भाई साहब एसिड, ठीक है। एक ऑक्सीजन भाई साहब अगर आप देखोगे, दिस हैज चेंज इनटू 2 ऑक्सीजन, सो देयर इज एन एडिशन ऑफ एन ऑक्सीजन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेशन, दैट इज addition ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। क्लियर है, ओके ओके ओके। अल्कलाइन पोटेशियम परमैग्नेट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट आर ऑक्सीडाइजिंग अल्कोहल्स टू एसिड्स। तो अगर आप देखोगे अल्कोहल्स को, दे विल ऑक्सीडाइज टू एसिड्स, तो मतलब एक OH था, अभी क्या हो जाएगा, OOH हो जाएगा, दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू COH ग्रुप। कार्बन कंपाउंड्स कैन बी, दैट इज एडिंग ऑक्सीजन टू द स्टार्टिंग मटेरियल, हेंस दे आर ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपका ये जो पोटेशियम परमैग्नेट हो गया या पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया, दीज आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। क्लियर क्लियर क्लियर, बहुत बढ़िया। अल्कोहल्स ऑन ऑक्सीडेशन आर कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड, देखा हमने भाई साहब अभी, ठीक है। अल्कोहल है आपका ROH और यहाँ पे क्या बन रहा है, RCOOH। ये क्यों बन रहा है भाई साहब, एक एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ठीक है। क्लियर। अल्कलाइन पोटेशियम परमैग्नेट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट आर यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो 2 रिएक्शन हमने देख लिए आपके कार्बोनेट्स कंपाउंड्स के। एक रिएक्शन हो गया आपका कंबस्शन का, जहाँ पे कार्बन कंपाउंड भाई साहब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है और बर्न आउट होकर क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर अलॉन्ग विद अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी विच कैन बी इन द फॉर्म ऑफ लाइट और हीट। ये हो गया कंबस्शन का प्रोसेस। दूसरा हमने देखा कि भाई साहब ऑक्सीडेशन होता है किसका, अल्कोहल्स का। अल्कोहल्स को अगर हम किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ट्रीट करें, विच इज एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट और अल्कलाइन पोटेशियम परमैग्नेट, 1 ऑक्सीजन गेट्स एडेड। तो पहले एक ऑक्सीजन था तो वो ROH था, एक और ऑक्सीजन के ऐड होने के साथ वो क्या हो गया, RCOOH हो गया। अल्कोहल गेट्स कन्वर्टेड इनटू एसिड, ठीक है। क्लियर है मिश्रा जी, किसी और ही दुनिया में हो तुम। ओह